My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम सभी लोगों ने जो आपका पेपर हुआ है 16 जून 2022 को राष्ट्र गौरव का, उसके 25 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया था। और आज की इस क्लास में, इस वीडियो में जो अन्य 25 प्रश्न बचे हुए हैं, प्रश्न संख्या 26 से लेकर के प्रश्न संख्या 50 तक, उसका अभ्यास करेंगे आज की क्लास में, इस वीडियो में। क्लास को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो 16 जून 2022 को राष्ट्र गौरव का पेपर हुआ है, उसमें कुल 50 प्रश्न थे। सभी प्रश्न विद्यार्थियों को करने अनिवार्य थे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1.5 अर्थात 1.5 अंक का था, और कुल मिलाकर के 75 अंक का यह पेपर था। यह पेपर जो हुआ है 16 जून 2022 को, इसके जो 25 प्रश्न थे, इसका हम लोगों ने अभ्यास कर लिया है। और अंतिम जो 25 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 से लेकर के प्रश्न संख्या 50 का, इसका अभ्यास हम सभी लोग आज की क्लास में, इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए, आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 26 है। प्रश्न है, शून्य का आविष्कार हुआ है। यह प्रश्न है कि शून्य का आविष्कार हुआ है चीन में, बेबोलिन में, भारत में या अमेरिका में। तो प्रिय विद्यार्थियों, शून्य का आविष्कार जो माना जाता है वो भारत में आर्यभट्ट के द्वारा माना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। शून्य का आविष्कार कहां हुआ? भारत में हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27। प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? आपके ऑप्शन है: ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, बी 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, सी 13 अप्रैल 1920 को, या डी 6 अप्रैल 1920 को। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह बैसाखी के दिन हुआ था, और उस दिन जो डेट थी वो 13 अप्रैल थी। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसलिए यहां पर जो ए ऑप्शन है, ए विकल्प है, वो सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है? यह प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की। आपके ऑप्शन हैं: ए राक्षस ने, बी कौटिल्य ने, सी अमर्त्य सेन ने, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र की रचना अमर्त्य सेन ने नहीं की, राक्षस ने नहीं की, बल्कि किसने की है? कौटिल्य ने की है, जिनको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप की स्थापना किसने की है? नामदेव ने की है, कबीरदास ने की है, विठलनाथ ने की है, या चैतन्य महाप्रभु ने की है? तो अष्टछाप की स्थापना किसने की? नामदेव नहीं, कबीरदास नहीं, चैतन्य महाप्रभु नहीं, बल्कि विठलदास ने की है। ध्यान दीजिए, वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलदास जी ने सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। तो किसने किया? गोस्वामी विठलनाथ ने किया। कब किया? सन 1565 ईस्वी में किया था। तो इसको आप याद रखिएगा, अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने की, 1565 ईस्वी में की। इस तरह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30। प्रश्न है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मीन्स कौन सा जिसकी मैचिंग हो सही नहीं है? आपके ऑप्शन से: ए विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, बी निम्बारकाचार अद्वैतवाद, सी माधवाचार द्वैतवाद, और डी वल्लभाचार शुद्धाद्वैतवाद। तो कौन सा सुमेलित नहीं, इसको देखने के पहले हमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा सुमेलित है, मीन्स कौन कौन सा मैचिंग सही है। तो वल्लभाचार
शुद्धाद्वैतवाद, यह सही है। माध्वाचार द्वैतवाद, यह भी सही है। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, यह भी सही है। लेकिन बी ऑप्शन है निम्बार्काचार अद्वैतवाद, यह गलत है, बल्कि निम्बार्काचार जो थे वे द्वैताद्वैतवाद से संबंधित हैं। द्वैताद्वैतवाद अगर इसके स्थान पर दिया होता तो सही होता, लेकिन अद्वैतवाद दिया है इसलिए गलत है। इसलिए यही ऑप्शन जो है सही है, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि निम्बार्काचार्य जी का जो संबंध है वह द्वैताद्वैतवाद से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 31 और प्रश्न है आलवार संतों में स्त्री हैं। ऑप्शन है आपके पेरियालवार, बी है तिरुमंगई आलवार, सी है पेयालवार या डी है आंडाला। तो डियर स्टूडेंट्स, आलवार संतों में एक ही स्त्री थी, कौन थी ये पूछा गया है आपसे कि आलवार संतों में स्त्री कौन थी। तो पेरियालवार नहीं थे, तिरुमंगई आलवार ये भी पुरुष थे, पेयालवार ये भी पुरुष थे, आंडाला जो है यह एक स्त्री थी। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 12 अलवारों में आंडाला ही महिला थी। कुल कितने संत थे? अलवार संत 12 थे, 12 थे। इसमें से सिर्फ आंडाला जो है वो क्या थी? महिला थी, और बाकी के बाकी जो है 11 थे वो क्या थे? पुरुष थे या फिर मेल थे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32 आ रहा है। प्रश्न है असत्य कथन है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए आलवार बहुधा उच्च जातियों के थे, बी वेद के कठिन शब्दों की व्याख्या निरुक्त में है, सी आरण्यकों के अंतिम भाग उपनिषद हैं, और डी संहिताओं की व्याख्या का नाम ब्राह्मण है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, गलत है? ये प्रश्न है पूछा गया है आपसे। तो पहला डी देखते हैं कि कौन कौन सा सही है। तो संहिताओं की व्याख्या का नाम ब्राह्मण है, यह सही है। आरण्यकों के अंतिम भाग उपनिषद हैं, यह भी सही है। वेद के कठिन शब्द की व्याख्या निरुक्त में है, यह भी सही है। लेकिन कहा गया है ए ऑप्शन कि आलवार बहुधा उच्च जातियों के थे, तो सिर्फ और सिर्फ उच्च जात नहीं थे बल्कि उसमें निम्न जात के लोग भी, तो यही गलत है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। असत्य कथन कौन सा है कि आलवार बहुधा उच्च जातियों के थे? यह एक असत्य कथन है। सो हियर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न है प्रबंधम का संपादन सबसे पहले किया। प्रबंधम का संपादन सबसे पहले किसने किया, यह प्रश्न है। और आपके ऑप्शंस हैं ए नाथ मुनि ने किया, बी गोरखनाथ ने किया, सी अंदाल ने किया, और डी पेयालवार ने किया। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रबंधम का संपादन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? गोरखनाथ ने, अंदाल ने, पेयालवार ने, बल्कि नाथ मुनि के द्वारा किया गया था। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रबंधम का संपादन सबसे पहले नाथ मुनि ने किया। सो हियर ए ऑप्शन, प्रश्न संख्या 33 का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 34। प्रश्न कहता है कि सुमेलित करें या मैच करें। अब इसको हमें मैच करना है, ध्यान दीजिए, मैचिंग करना है हमको, और कि ए का कौन है, बी का कौन है, सी का कौन है, डी का कौन है। तो हम लोग मैचिंग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेद की, और यहां पे संख्या दी गई है। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। तो इसलिए ए का कौन सा सही हो गया? ए का 4th सही हो गया। फिर आपके पास जो पुराण है, वो पुराणों की कितनी संख्या है? 18 है। तो बी का क्या हो गया? 1st हो गया। वेदांग की हम लोग बात करें तो वेदांकों की संख्या कितनी है? 6 है। तो सी का क्या हो गया? 2nd हो गया। त्रिपिटक की बात करें तो नाम से स्पष्ट है कि 3 है, तो इसकी संख्या कितनी, इसका क्या हो गया? 3rd हो गया। तो इस तरह से हम देखें, जो हमारा विकल्प है क्या? 4th, 1st, 2nd और उसके बाद 3rd। तो ये सही होगा। 4th, 1st, 2nd और ये 3rd, यह सही होगा। विकल्प देख लीजिए, यहां पे पहले विकल्प दिया है 2nd, 3rd, 1st, 4th, बी दिया है 4th, 2nd, 1st, 3rd, सी दिया है 4th, 1st, 2nd, 3rd, और डी दिया है 2nd, 1st, 3rd और 4th। तो हमारा कौन सा सही था विकल्प? हमने अपने सॉल्व किया, देखा हमारा कौन सा विकल्प सही है, जिसमें 4th सबसे पहले है, मीन्स ए का 4th, तो ए का 4th दोनों में है। फिर कह रहा है कि बी का क्या है? बी का हमारा 1st आया, तो बी का 1st सी में है।
सी का हमारा सेकंड आया तो सी का सेकंड सी में है, और डी का हमारा थर्ड आया तो भी सी में है। इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो सही है। वेदों की संख्या कुल 4 है, पुराणों की संख्या 18 है, वेदांग 6 और त्रिपिटक 3 भाग में है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना, आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए रामायण वाल्मीकि, बी रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, सी रामचंद्रिका चिंतामणि और डी रामलला नहछु तुलसीदास। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह प्रश्न है। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा इसमें सुमेलित है, सही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। रामायण की बात करें तो किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा। रामचरितमानस किसने लिखा? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। और रामलला नहचु किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन हो रहा बच रहा है, ये गलत है। रामचंद्रिका चिंतामणि नहीं, बल्कि रामचंद्रिका किसके द्वारा लिखा गया? केशव दास की कृति है। किसकी कृति है? केशव दास की कृति है रामचंद्रिका, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप में से जिन लोगों ने सी विकल्प चुना वो सही है। रामायण वाल्मीकि के द्वारा रचित है, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित है, राम लला नहचु तुलसीदास के द्वारा रचित है, और रामचंद्रिका जो है वो केशव दास के द्वारा रचित है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36। प्रश्न है, आलवार संतों की रचनाएं संकलित हैं किसमें? ए ऑप्शन है प्रबंधम में, बी है पुराण ग्रंथों में, सी है उपनिषदों में, या डी है यजुर्वेद में। तो हमने पढ़ा भी है, आलवार संतों की रचनाएं किसमें संकलित हैं? पुराण ग्रंथों में नहीं, उपनिषदों में नहीं, यजुर्वेद में नहीं, बल्कि किसमें है? प्रबंधम में। आलवार संतों की रचनाएं प्रबंधम में संकलित हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न है, पृथ्वी सूक्त किस वेद का अंग है? और आपके ऑप्शंस हैं ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद और डी यजुर्वेद। तो पृथ्वी सूक्त किस वेद का अंग है? पृथ्वी सूक्त की बात करें तो पृथ्वी सूक्त जो है वो ऋग्वेद से नहीं संबंधित है, सामवेद नहीं, यजुर्वेद नहीं, बल्कि अथर्ववेद से संबंधित है। पृथ्वी सूक्त जो है वो अथर्ववेद का अंग है। सो हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी विकल्प जो सही है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न है, वेदों में राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है? आपके ऑप्शंस हैं ए श्री, बी विश, सी है ए और बी दोनों, और डी है ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, वेदों में राष्ट्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो श्री भी है और विश भी है, इसलिए जो सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, ये सही होगा। वेदों में राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द श्री और विश दोनों है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 39। प्रश्न है, वैदिक साहित्य में राष्ट्र का जिस अर्थ में अभिप्राय के साथ ग्रहण किया गया है वह है, ध्यान दीजिए, वैदिक साहित्य में राष्ट्र को जिस अर्थ एवं अभिप्राय के साथ ग्रहण किया गया है वह है, आपके विकल्प हैं ए ज्योति, बी चेतना, सी ज्ञान और डी उपर्युक्त सभी। तो वैदिक साहित्य में राष्ट्र को जिस अर्थ एवं अभिप्राय के साथ ग्रहण किया गया है वह क्या है? वह ज्योति है, चेतना और ज्ञान भी है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। वैदिक साहित्य में राष्ट्र को जिस अर्थ एवं अभिप्राय के साथ ग्रहण किया गया है वह ज्योति है, चेतना है, ज्ञान है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 40। प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी किसे कहा गया है? और आपके ऑप्शन है ए सविता को, बी राष्ट्रपति को, सी चंद्र को और डी उपर्युक्त सभी को। तो प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक ग्रंथ में राष्ट्र का स्वामी किसे कहा गया है, यह प्रश्न है। तो वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी चंद्र को नहीं, राष्ट्रपति को नहीं, बल्कि सविता को कहा गया। सविता का अर्थ होता है सूर्य, दिनकर। और वैदिक ग्रंथों में आप देखेंगे सूर्य की बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है, बहुत अधिक महत्व है। तो वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी किसे कहा गया? सूर्य को या सविता को कहा गया है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 41। प्रश्न है, राष्ट्र का घटक नहीं है? और आपके ऑप्शन है ए भूमि, बी जन, सी संस्कृति एंड डी जात। तो राष्ट्र का घटक कौन सा नहीं है, यह प्रश्न है। तो आपके जो ऑप्शन है उसमें देखा जाए कौन कौन से हैं, तो भूमि है, जन
है और संस्कृत है, ये तीनों जो है राष्ट्र के घटक है, लेकिन जो कास्टिज्म है या जाति है, जात व्यवस्था है, वो राष्ट्र का घटक नहीं है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जात। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है गुलामगिरी के लेखक हैं। गुलामगिरी के लेखक कौन है? और आपका ऑप्शन है ए ज्योतिबा फुले, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी पेरियार और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? तो गुलामगिरी के लेखक पेरियार नहीं, भीमराव अंबेडकर नहीं, बल्कि ज्योतिबा फुले हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फुले जो हैं, उन्होंने, उनकी कृति है गुलामगिरी, या गुलामगिरी लिखा है किने? ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने गुलामगिरी लिखी है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है कि हिंद स्वराज के लेखक हैं, और आपके विकल्प हैं ए महात्मा गांधी, बी राम मनोहर लोहिया, सी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी दीन दयाल उपाध्याय। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? ये बहुत ही प्रचलित है, आपने नाम भी सुना होगा। दीन दयाल उपाध्याय नहीं, भीमराव अंबेडकर नहीं, राम मनोहर लोहिया नहीं, बल्कि महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कृति है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के लेखक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 44 प्रश्न है, चार आर्यसत्य की संकल्पना है। चार आर्यसत्य की संकल्पना है, किसकी संकल्पना है? भगवान गौतम बुद्ध की है, महावीर स्वामी की है, गोरखनाथ जी की है, या कबीर दास जी की है? तो चार आर्यसत्य किसने बताया है? कबीर दास नहीं, गोरखनाथ नहीं, महावीर स्वामी नहीं, बल्कि भगवान गौतम बुद्ध ने चार आर्यसत्य दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चार आर्यसत्य की संकल्पना भगवान गौतम बुद्ध जी की है। सो हियर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 45 प्रश्न है, कौटिल्य के मतानुसार राजनीतिक शक्ति प्रभावी और सफल होती है। आपके ऑप्शन है ए मंत्रियों के परामर्श से, बी धर्म गुरुओं से, सी अनुभवी राजनीतिक की मंत्रणा एवं पुरोहितों के समर्थन से, सी राजा की आज्ञा से। तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है, इसमें से जो सबसे बेस्ट विकल्प आपको चुनना होगा। कौटिल्य के मतानुसार राजनीतिक शक्ति प्रभावी सफल होती है, तो मंत्रियों से भी परामर्श करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेस्ट विकल्प क्या होगा? अनुभवी राजनीतिक की मंत्रणा एवं पुरोहितों के समर्थन से भी। तो इसमें से सी ऑप्शन हम चुन सकते हैं कि राजनीतिक शक्ति प्रभावी और सफल कब होती है? जब परामर्श लिया जाए, अनुभवी राजनीतिक की मंत्रणा की जाए, पुरोहितों का समर्थन लिया जाए, मंत्रियों से परामर्श लिए जाए, तब जो है राजनीतिक शक्ति सफल और प्रभावी होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46 प्रश्न है, महाभारत में पर्वों की संख्या है। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? आपके विकल्प है ए 7, बी 9, सी 18 या डी 10। तो महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, 18 पर्व हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 47 क्वेश्चन नंबर 47 प्रश्न है, सही कथन है। विकल्प है आपका संस्कृत शरीर है, सभ्यता प्राण, बी है संस्कृत और सभ्यता दोनों एक ही हैं, सी है सभ्यता साध्य है, संस्कृत साध्य है, सभ्यता साधन है, और डी है संस्कृति सरल है, सभ्यता कठिन है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है? बताइए, सही कथन कौन सा है? संस्कृति शरीर है, सभ्यता प्राण, ये गलत है। संस्कृति और सभ्यता दोनों एक ही है, ये भी गलत है। संस्कृति सरल है और सभ्यता कठिन, ये भी गलत है। संस्कृति साध्य है और सभ्यता साधन है, यह सही है। यदि सभ्यता को हम शरीर मानते हैं तो संस्कृति उसकी आत्मा होती है, तो यह यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें कहा जा रहा है कि जो संस्कृति है वह साध्य है और सभ्यता जो है वो साधन है। तो ध्यान दीजिए, यदि सभ्यता को आप शरीर कहेंगे तो संस्कृत उसकी आत्मा होगी, लेकिन वो ऑप्शन यहां पर नहीं दिया गया है। तो संस्कृत क्या है? साध्य है और सभ्यता हमारा साधन है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संस्कृत साध्य है और सभ्यता साधन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 48 क्वेश्चन नंबर 48 प्रश्न है, प्राक वैदिक समाज था। जो प्राक वैदिक या प्राचीन कालीन वैदिक समाज था वो कैसा समाज था? मातृ सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक था,
राजसत्तात्मक था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राक वैदिक समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक नहीं, राजसत्तात्मक नहीं, बल्कि क्या था, पितृसत्तात्मक था। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्राक वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न संख्या 49। प्रश्न है पुरुषार्थों में शामिल है। ए ऑप्शन अर्थ, बी धर्म, सी काम और डी उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पुरुषार्थ के बारे में पढ़े। कुल कितने पुरुषार्थ हैं हमारे? 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यहां पे तीनों ऑप्शन उसमें आता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कुल 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 50। प्रश्न है प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे। प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में कुल कितने थे? और आपके ऑप्शन है ए 12, बी 16, सी 14 और डी 18। तो प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या कितने में थे? 12 नहीं, 14 नहीं, 18 नहीं, बल्कि 16 थे, 16 थे। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने जो आपका पेपर हुआ है माइनर इलेक्टिव राष्ट्र गौरव कंपलसरी पेपर 16 जून 2022 को, उसको सॉल्व किया। कुल 50 प्रश्न थे। पहले 25 प्रश्न को पहले वीडियो में और लास्ट के 25 प्रश्न को हम लोगों ने इस वीडियो में, इस क्लास में सॉल्व किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर भी अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्रिय विद्यार्थी में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्ले लिस्ट में जाकर के देख पाएं, सर्च कर पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।